Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day from various sources for 24th of June. So, the first topic is Artemis Accords. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए रेलेवेंट है. नाउ इंडिया रिसेंटली बिकेम द 27th कंट्री टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स. ये अकॉर्ड्स हैं क्या? दीज अकॉर्ड्स एस्टैब्लिश अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स to guide space exploration cooperation among various nations, including those who are participating in the Artemis program of NASA. NASA, in coordination with the US Department of State, established the Artemis Accords in 2020 together with 7 other founding member nations. And these Artemis Accords reinforce and implement key obligations mentioned in the 1967 Outer Space Treaty. अब मैंने आर्टेमिस प्रोग्राम को मेंशन करा था तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूं. सो ये क्या है? इट इज अ रोबोटिक एंड ह्यूमन मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम इज लेड बाय द यूएस का नासा एजेंसी along with 4 partner agencies which are European Space Agency, JAXA, that is Japan Aerospace Exploration Agency, and Canadian Space Agency, and soon Indian Space Research Organization, that is ISRO. This program is intended to re-establish a human presence on moon. And अगर लॉन्ग टर्म इसकी विजन देखें तो ये मून के बाद मार्स को भी एक्सप्लोर करेगा और वहां पे भी ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा. इस प्रोग्राम की की कंपोनेंट्स हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन एंड द कमर्शियल ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम्स. नेक्स्ट टॉपिक है समोसा कॉकस. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. Now, प्रधानमंत्री मोदी जी recently addressed a joint sitting of the US Congress on his state visit to United States. And this was his second address to the joint sitting of the US Congress. पहले उन्होंने 2016 में एड्रेस करा था. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनके पहला एड्रेस था या सेकंड एड्रेस था. अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने समोसा कॉकस के बारे में रेफर करा इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो समोसा कॉकस है क्या? ये जो वर्ड समोसा कॉकस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम समोसा जो राजेंद्र नगर में यूपी एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा खाते हैं. So, this Samosa caucus refers to the informal grouping of Indian origin Americans in the US Congress. In fact, जो US की पार्लियामेंट है उसमें इंडियन अमेरिकन्स काफी डोमिनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कमला हैरिस है जो भी एक इंडो अमेरिकन है. एंड ये जो टर्म आपकी 2018 से काफी प्रेवलेंट हुई थी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी नोटिफाइड ट्राइब्स. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 4 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है. तो राजस्थान गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ पॉलिसी फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स बिफोर द असेंबली इलेक्शन. ये आपकी हेडलाइन थी. तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं क्या? दीज आर कम्युनिटीज दैट वर नोटिफाइड एज बीइंग बॉर्न क्रिमिनल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871. तो यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो आपको क्रिमिनल टैग कर दिया जाता था. फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज रिपील्ड इन 1949 एंड थस दीज ट्राइब्स वर डी नोटिफाइड. पर फिर भी वो स्टिग्मा एसोसिएटेड रहा. इसी वजह से इन ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है. इनकी कंडीशंस काफी बुरी है, सर्विसेज इनको मिलती नहीं है, इस वजह से इनकी नीड्स का स्पेशल ध्यान रखा जाता है. इसी बैकग्राउंड में 2006 में अ नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट वाज हेडेड बाय बालकृष्ण रेनके जिन्होंने अपनी 2008 में रिपोर्ट सबमिट करी थी. इस कमीशन ने एस्टिमेट करा था कि इनकी पॉपुलेशन है 10 करोड़ बेस्ड ऑन द 2001 census. 2019 में द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भिखू रामजी इदाते. तो अगर आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन आए कि रेनके कमीशन इदाते कमीशन किससे रिलेटेड है तो उसका करेक्ट आंसर है डी नोटिफाइड ट्राइब्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था पेज 8 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है. नाउ आपका 6th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका स्टार्ट होने वाला है. पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से एक्सक्लूड करे गए हैं. गवर्नमेंट के जस्टिफिकेशन ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव मेनली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे है. और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इतनी जल्दी डेटा चेंज नहीं होता. तो NFHS 5 का जो डेटा है वो अभी भी रेलेवेंट है. उसके अकॉर्डिंग द डिसेबिलिटी प्रेवलेंस वाज ओनली 1% फॉर रूरल एरियाज एंड 0.9% फॉर अर्बन एरियाज. बट अगर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के एस्टिमेट्स देखें फॉर द ईयर 2018 इट शोज दैट द डिसेबिलिटी प्रेवलेंस वाज 2.3% फॉर रूरल एरियाज एंड 2% फॉर अर्बन एरियाज. सो आप सोच रहे होंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है. सो दिस सर्वे इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
एंड इसकी जो नोडल एजेंसी डेजिग्नेट करी गई है वो है आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज विच इज बेस्ड इन मुंबई। अब तक 5 सर्वे कंडक्ट करे जा चुके हैं, पहला आपका सर्वे 1993 में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 2023। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 11 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली NATO under the leadership of Germany concluded its largest ever air force deployment exercises in Europe in the show of force against potential threats such as Russia। और इस एक्सरसाइज का नाम था एयर डिफेंडर 23 यानी कि 2023। अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि ये एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करी है तो करेक्ट आंसर आपका नाटो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत ज्यादा न्यूज में है। पिछले कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि NATO+5 के बारे में कि इंडिया को ऑफर करा गया है कि NATO+5 को ज्वाइन कर लो, पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कह दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ फिर खराब हो जाएंगे। तो ये जो NATO+5 अरेंजमेंट क्या है, दिस अरेंजमेंट करेंटली एग्जिस्ट बिटवीन यूएस, its NATO partners and the 5 countries of Australia, New Zealand, South Korea, Japan and Israel to promote defense cooperation between US, NATO and these countries। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी इज विजिट टू यूएसए और उसके कुछ और आउटकम्स। कुछ आउटकम्स हमने कल डिस्कस करे थे, तो आप कल का आप हेडलाइंस ऑफ द डे रेफर कर सकते हैं। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 IR एंड इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स हैज एग्रीड टू ग्रांट मार्केट एक्सेस टू इंडिया स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। नाउ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विल क्लियर 70% of steel and 80% of aluminium applications for products originating in India। पहला आउटकम तो ये हो गया। दूसरा आउटकम है it has been decided to deepen the strategic partnership between Indian and American universities। तो एजुकेशन के सेक्टर में ये आउटकम है। And the Education Ministry of India decided that it will work to set up Indo-US Global Challenge Institutes to deepen research partnership and people exchanges in various areas like semiconductors, clean energy, health and emerging technologies। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोहा राइस। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। यूपीसी आपसे पूछ सकता है कि जोहा है क्या, तो जैसे मैंने बताया कि ये एक राइस है एंड ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट एक्सप्लोर्ड द न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक जोहा राइस। ये राइस है क्या? इट इज अ शॉर्ट ग्रेन विंटर पैडी aromatic rice cultivated in the northeast part of India। साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर करा है कि दिस राइस इज वेरी इफेक्टिव इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल है क्या? सो दिस इज अ ब्रॉड टर्म which describes food ingredients and dietary supplements that provide specific health or medical benefits in addition to the basic nutritional value found in the food। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ECGC लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आई थी एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने ECGC लिमिटेड को बड़ा सपोर्ट करा है, तो इसकी की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सो इट इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे 1957 में एस्टैब्लिश करा गया था अंडर द कंपनीज एक्ट and it functions under the governance of Ministry of Commerce and Industry, and it aims to promote exports from India by providing export credit insurance services to exporters and banks। Next major topic है हमारा export of drones। ये बहुत major development है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आई थी एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड under the Ministry of Commerce has simplified and liberalized the policy for export of drones meant for civilian end uses from India। This step is in sync with the Foreign Trade Policy 2023, which calls for facilitating the export of high-tech items like drones। अब drone manufacturers and exporters will not require SCOMET license for export। अब आप सोच रहे होंगे SCOMET है क्या? It stands for Special Chemicals, Organisms, Material, Equipments and Technology। Earlier, all kind of drones were controlled for export under the Category 5B of the SCOMET list under Appendix 3 of the Schedule 2 of the ITCHS classification of import and export item। This list dealt with the category of items that are subject to specific regulations due to their potential dual use nature, meaning they can have both civilian and military applications। तो ड्यूल यूज आइटम्स जो होती हैं, जो सिविलियन यूज के लिए तो होती ही हैं पर उनका मिलिट्री यूज भी हो सकता है, तो ये आइटम्स इस SCOMET लिस्ट से गवर्न करे जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेंडमेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड
two major changes to the prevailing power tariff system through an amendment to the Electricity Rights of Consumers Rules 2020. पहला रूल है इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम रेट at all times of the day, the price a consumer pay for electricity will vary according to the time of day. So tariff during solar hours यानी कि दिन के टाइम में जो 8 घंटे हैं, it shall be 10 to 20% less than the normal tariff, while the tariff during peak hours will be 10 to 20% higher. तो यानी कि टैरिफ आपकी पूरे दिन में सेम नहीं रहेगी, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से टाइम पे कितनी पावर कंज्यूम हो रही है. दूसरा अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्मार्ट मीटरिंग रूल्स. सो अंडर दिस एग्जिस्टिंग पेनल्टीज फॉर इंक्रीज in consumers' demand beyond the maximum sanctioned load have been reduced. Also, smart meters shall be read remotely at least once in a day, and the data shall be shared with consumers to enable them to make informed choices about their consumption of electricity. Next topic है हमारा ग्रीन रेलवेज के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है. जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. नाउ न्यूज ये है कि इंडियन रेलवेज हैज साइंड अ एमओयू विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोलैबोरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, एंड दिस कोलैबोरेशन विल एम टू हेल्प इंडियन रेलवेज इन अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030. तो यूपीएससी में क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवेज का नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट क्या है, तो वो है 2030. ओवरऑल इंडिया का नेट न्यूट्रलिटी का टारगेट है 2070. अब इंडियन रेलवेज अपने आप को ग्रीन रेलवेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी सारे स्टेप्स ले रही है. तो उसको हमने डिटेल में नेक्स्ट आईएएस की मंथली मैगजीन जो है उसमें कवर करा था इन द नवंबर 2022 का एडिशन. ये पेज 58 पे हमने पूरा एक आर्टिकल करा था. आप उसमें से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इंडियन रेलवेज के इनिशिएटिव्स हैं. ये आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेंसिक्स के रिलेटेड. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है. जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ यूनियन होम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन सांबा. सो देयर आर मेनी लेबोरेटरीज एंड दीज फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, to be specific, under the supervision of Directorate of Forensic Science Services. सांबा बेस्ड जो लेबोरेटरी है वो 8th है. 7 और सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज इंडिया में हैं, which are based in हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे. फॉरेंसिक साइंसेज आपको पता ही होगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिमिनलिस्टिक्स एंड इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू क्रिमिनल एंड सिविल लॉज, स्पेशली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इनको यूज करा जाता है. अब सांबा आप पूछेंगे कि कहां पे लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज सिचुएटेड इन द शिवालिक हिल्स अलोंगसाइड द नेशनल हाईवे 1A ऑन द बैंक ऑफ बसंतर रिवर. तो लोकेशन इन न्यूज भी यूपीएससी पूछ सकता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा. ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एनर्जी डेटा फॉर 2021-22. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है. जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ द एनर्जी डेटा मैनेजमेंट यूनिट which functions under the Bureau of Energy Efficiency under Ministry of Power released for the first time national energy data. and ये जो डेटा रिलीज करा है ये 2021-22 के लिए रिलीज करा है. अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है. फर्स्ट, एनर्जी सप्लाई टू इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट 6 years is actually less by 18%, and this has been found out by using Indian coal conversion factors rather than the IEA conversion factors which has been used before. Secondly, energy consumption value is lower by 8% in 2021-22 in comparison to the previous year. Also, the share of electrification on consumption side has increased to around 21%. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत इन पेरिस कैंपेन. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड स्पोर्ट्स के लिए रेलेवेंट है. नाउ ये कैंपेन आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉन्च करी है एंड इट वाज लॉन्च्ड एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया अहेड ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स विच विल बी हेल्ड इन 2024. इन फैक्ट इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में 1900 में ही पार्टिसिपेट करा था, विच वर हेल्ड इन पेरिस. अब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉन्च करी है कैंपेन, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो इट इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द ओलंपिक मूवमेंट एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया. इट ओवरसीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन. इसे 1927 में एस्टैब्लिश करा गया था एंड इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे वो थे आपके दोराबजी टाटा, एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूएई इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में. ये टॉपिक भी आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था. जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स signed a mutual recognition arrangement for authorized economic operators, and this arrangement will enable the recognition of
authorized economic operators from both the countries. By mutually recognizing the AEO status, India and UAE seek to streamline the custom procedure. ये एग्रीमेंट आपका साइन करा गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सेशन ऑफ द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल which was held in Brussels. इससे पहले लास्ट ईयर इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी आपका कंक्लूड करा था एंड इसके अंदर एम करा जा रहा है टू इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ bilateral trade in goods to over $100 billion and trade in services to over $15 billion within the next 5 years. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. सो ये समिट आपकी फ्रांस ऑर्गेनाइज कर रहा है पेरिस में एंड इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंसिंग के लिए एक नया पैक्ट एस्टैब्लिश करना है. इनफैक्ट 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है दैट ऑल्सो एग्रीड ऑन सेटिंग अ न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग बिफोर 2025. ये कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस करा था, आप प्रीवियस डे के हेडलाइंस ऑफ द डे में आप पढ़ सकते हैं. एंड लास्ट टॉपिक है हमारा आज का अचीवमेंट्स इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन द लास्ट 9 ईयर्स. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. सो की अचीवमेंट्स ये है कि नाउ इंडिया हैज बिकम अ पावर सरप्लस नेशन and is now a net exporter of electricity in the last 9 years. Energy shortage in the country has now come down from 4% to around 0.2%. All the villages and households in India have now been electrified and there is an increase of non-fossil installed capacity to 43%. So friends, ये आज के हमारे important headlines of the day थे. I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on YouTube, Instagram and Telegram. Thank you.